हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कुछ पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे 7 जनवरी 2022 के साइंस के पेपर के क्वेश्चन आंसर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का युग्म है, वो आपको देखना है। ठीक है, खरीफ फसल का पूछा है कि युग्म कौन सा है। खरीफ की फसल कौन सी होगी जो जून जुलाई के आसपास बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर में जिनको काट लिया जाता है उनको खरीफ की फसल बोले जाती है। ठीक है, और रबी की फसल वो होती है जो अक्टूबर के बाद बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जिनको काटा जाता है, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया। ये सब हमारी रबी की फसल है। खरीफ की फसल में क्या आएगा? खरीफ की फसल में धान आ जाएगा, कपास आ जाएगी, ठीक है, मक्का। ये सब हमारी कौन सी होती है? खरीफ की फसल है। तो ऐसा युग्म देखिए, गेहूं और सरसों रबी की फसल है, नहीं कि खरीफ की फसल, तो ये तो नहीं आएगा। सरसों रबी की है और धान खरीफ की है, तो ये युग्म भी नहीं आएगा, दोनों होने चाहिए उसमें। ठीक है, अब तीसरा क्या दिया? धान और मक्का। हाँ, इनमें से जो दोनों दिए कि धान और मक्का, ये दोनों ही कौन से खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सी नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? नीचे दी गई तालिका तीन मानवीय रोगों का मिलान उनके रोग का सूक्ष्म जीवों और संचरण के तरीके से करती है। तालिका में कुछ प्रविष्टियां एक्स वाई जेड के रूप में चिन्हित की गई है, यानी जो ये हमें सारणी दी गई है, टेबल दी गई है, उसमें से कुछ मिसिंग है, वो हमें देखना है। और उसको किसके डिनोट किया गया? एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई और जेड को क्रम से नीचे लिखे किन पदों से प्रतिस्थापित करने से तालिका सही तरीके से पूरी हो जाएगी। यानी एक्स और वाई और जेड में हम क्या लिखें ताकि ये टेबल हमारी पूरी हो जाए, वो नीचे हमें ऑप्शन में से देखना है। ठीक है, पहला दिया हुआ ह्यूमन यानी मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ठीक है, पहली टाइफाइड, दूसरी खसरा, तीसरा डेंगू। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इनका कारण क्या है, किसके द्वारा ये फैलती है। रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या है? जैसे टाइफाइड का तो दे दिया हमें जीवाणु, बैक्टीरिया, पर हमें खसरा और डेंगू का नहीं दिया, उनको वाई और जेड के रूप में लिखा हुआ है, तो वो देखना है वाई और जेड में क्या आएगा। इसी प्रकार जो टाइफाइड का वायरस तो दे दिया, यानी जीवाणु तो बैक्टीरिया तो दे दिया हमें, जीव सूक्ष्म जीव से फैलता है टाइफाइड, पर इसके संचरण का तरीका क्या है, यानी किस तरीके से ये हो सकता है। बैक्टीरिया तो फैलाता है, पर किस तरीके से फैलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार खसरा का तो नहीं पता हमें, सूक्ष्म जीव कौन सा है, वायरस है, बैक्टीरिया है या फफूंद क्या है, कुछ नहीं पता है, पर इसका संचरण का तरीका दे दिया, एयर या वायु है। डेंगू का सूक्ष्म तो जीव नहीं, हमें नहीं पता है, पर इसका जो तरीका है कि किसके द्वारा फैलता है, वो है मॉस्किटो, मच्छर। अब हमें देखना है एक्स वाई और जेड में क्या आएगा। तो एक्स में क्या आना चाहिए? एक्स में जो ऑप्शन दिए गए उनके हिसाब से देखिए, पहला ऑप्शन दिया जल, वायरस और प्रोटोजोआ, यानी एक्स में क्या आना चाहिए? जल के द्वारा फैलता है टाइफाइड। तो ठीक है, ये बात तो जल के द्वारा फैलता है टाइफाइड बैक्टीरिया, इससे क्या होता है? हमारा लीवर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जल तो एक्स की जगह जल, ठीक है, पर जो खसरा दिया वाई, वायरस आएगा। और जो इसमें और क्या दिया हुआ है? और इसमें दिया हुआ है जो ये हमारा डेंगू है, ये किससे फैलता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, दूसरे में वायु दे दिया, तो वायु के जो होंगे वो वायरस द्वारा होंगे, न कि बैक्टीरिया, तो ये तो नहीं आएगा, वायु वाला तो काट ही दीजिए। तीसरा ऑप्शन क्या दिया? जल, वायरस और वायरस। चौथा दिया सीधा संपर्क, यानी सीधे टच में आएंगे तभी फैल जाएगा, किसी के और तरीका नहीं चाहिए इसके लिए। फिर वाई की जगह दे दिया वायरस और जेड के दे दिया बैक्टीरिया। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो एक्स वाई जेड को पूरी तरीके से सही सिद्ध कर रहा है? इसमें क्या आएगा? एक्स की जगह जल, ठीक है, जल दो में दिया हुआ है, तो जो सी वाला है वो देखिए कि वायरस, वाई की जगह वायरस, ठीक है, वायरस से होता है जो खसरा मीजल्स होती है, इसके संपर्क के तरीके यानी वायु, यानी अगर हम एक दूसरे के ऐसे संपर्क में आ जाएंगे तो ये हमारे हो सकता है। ठीक है, ये वायरस जनित रोग है, तो दूसरा भी ठीक है इसमें। अब दिया है डेंगू, तो डेंगू क्या है? एक वायरस जनित रोग है,
और एडीज मच्छर है वो इसका वाहक होता है, एडीज मच्छर के काटने से होता है ये, ठीक है। तो मच्छर दे दिया इसमें, ठीक है। तो जेड की जगह भी वायरस आएगा, वाई की जगह भी वायरस और जेड की जगह भी वायरस, एक्स की जगह जल, यानी जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा इसमें। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, नीचे लिखे कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यानी कथन क्या दिया, थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, ठीक है। इसका कारण क्या दिया, पारा उष्मा का अच्छा सूचकांक है। कारण दूसरा क्या दिया, गर्म किए जाने पर पारे का समान रूप से प्रसार होता है, यानी कथन दिए गए और दो उसके कारण दिए गए। अब हमें देखना है कि जो कथन दिए गए और जो कारण दिए गए हैं वो सही है या नहीं है। तो इसमें कथन क्या दिया कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, ये आपको पता है। पारा लिक्विड फॉर्म में रहने वाली एक धातु है, तो पारे का उपयोग होता है थर्मामीटर में। और पारा क्या है, उष्मा का अच्छा सूचालक है, क्या है। और पारे का जो प्रसार होता है वो समान रूप से होता है और अधिक होता है, ठीक है। उष्मा के संपर्क में आएगा तो समान रूप से इसका प्रसार होगा और अधिक होगा, ठीक है। और जब इसको कांच की नली में डाला जाता है तो कांच से चिपकता नहीं है, ये सब पारे के गुण होते हैं, यानी R1 भी ठीक है और R2 भी ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा, पहला। R1 और R2 दोनों सही है और मिलकर एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, थर्ड नंबर क्वेश्चन में। फोर नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फोर नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला कथन क्या दिया, सभी प्रोटोजोआ एकोशिकीय होते हैं। दूसरा है सभी बैक्टीरिया एकोशिकीय होते हैं। तीसरा क्या दिया, सभी मनुष्य एकोशिकीय होते हैं। ऊपर लिखित कौन से कथन सही है वो आपको देखने हैं, कि सभी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एकोशिकीय होते हैं। दूसरा है सभी बैक्टीरिया एकोशिकीय होते हैं। तीसरा दे दिया सभी मनुष्य एकोशिकीय होते हैं। तो ये वाली बात तो आपको पता है गलत है, कि सभी मनुष्य एक कोशिकीय, यानी मनुष्य तो एक कोशिकीय होता ही नहीं, बहुकोशिकीय होता है। तो ये वाली बात तो गलत है, ठीक है। अब बचे हमारे दो, पहला और दूसरा, ठीक है। तो सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, ये बात ठीक है। और अपने आप में पूर्ण होते हैं, ये जो प्रोटोजोआ आते हैं कि एक कोशिकीय तो होते हैं पर अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और कई रोगों के कारक होते हैं। आपको पता है कि कई जो रोग हैं वो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। तो फर्स्ट भी सी ठीक है और सेकंड भी ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही आएगा, इसमें आएगा हमारा जो दो है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, टू जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दो धात्विक गेंदों ए व बी के अर्धव्यास दिए हुए 3:1 के अनुपात में है, ठीक है। और उनके घनत्व दिए गए हैं 1.3 के अनुपात में। क्या दिया है, अर्धव्यास यानी उनकी त्रिज्या दे दी, ठीक है, वो दी है 3:1 में। और उनके घनत्व किस में दिए है, 1:3 के अनुपात में। ए व बी के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा वो आपको अब बताना, ठीक है। तो घनत्व इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, घनत्व इक्वल टू जो फॉर्मूला रहता है हमारा वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू आयतन। क्या रहता है, द्रव्यमान बाई में आयतन, द्रव्यमान यानी m बाई v, ये घनत्व यानी d इक्वल टू जो फॉर्मूला रहेगा m/v होता है, ठीक है। अब हमें द्रव्यमान निकालना है यानी m निकालना है, इसको एक साइड रख लेते हैं। तो d इंटू v बन जाएगा, जो हमारा वो फॉर्मूला जिसकी हमें जरूरत है, तो वो आ जाएगा d इंटू v इक्वल टू m। अब हमें क्या क्या दिया है वो देखिए क्वेश्चन में। अब हमें दिया अर्धव्यास यानी त्रिज्या दी हुई है, तो गेंद दी हुई है, तो गोले का जो होता है हमारा आयतन वो क्या होता है, 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो दोनों में 4/3 है और पाई है वो तो सेम रहेगा, पर उनकी जो त्रिज्या है उनका अनुपात अलग होगा, 3/1 आ जाएगा। इनका जो अनुपात है वो अलग हो जाएगा क्योंकि इनका त्रिज्या है वो अलग अलग है, ठीक है। अब हमें और क्या दिया हुआ है, घनत्व, घनत्व के अनुपात भी दिए हुए हैं। कितना दिया, 1/1/3, ठीक है। अब हमारे जो फॉर्मूला है उसमें हम रख सकते हैं इसको, ठीक है। एक का मान लेते हैं m1,
दूसरे का मान लेंगे m2। ठीक है, अब हमारा जो आयतन आया वो क्या, 4/3 पाई। R1 कितनी दी है हमें, 3 की क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब 4/3 दोनों में सेम रहेगा, ये तो पाई भी सेम रहेगा पर त्रिज्या बदल जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/3। ठीक है, एक का 1 दिया हुआ है, एक का 3 दिया हुआ है, यही आएगा। ठीक है, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर आ गया हमारा 27, नीचे आ गया हमारा 3, तो इससे ये कट जाएगा, या 9:1। क्या फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9:1। क्या अनुपात आएगा, 9:1 आ जाएगा, द्रव्यमानों का अनुपात, यानी जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, पानी के नमूने का क्वथनांक 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे निष्कर्ष इस अवलोकन की व्याख्या करेंगे। पहला क्या दिया है, नमूने में कुछ अशुद्धियां उपस्थित है। दूसरा है, लिया गया नमूना समुद्री जल का है। तीसरा, जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अब देखिए कि जो पानी का क्वथनांक आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी 100 डिग्री पर उबलता है पानी। ठीक है, इसमें हमारा कम आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी कहाँ उबाला जा रहा है, अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है, इसलिए जल्दी उबल गया। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो तापमान है वो किस पे क्या आएगा, इसमें जो क्वथनांक है वो किस पे निर्भर करेगा, वायुमंडलीय दाब पर। यानी जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं आपको पता है दबाव कम होता जाता है, तो पानी जल्दी उबल जाएगा, तो जल्दी उबल रहा है इसमें, यानी इसका मतलब क्या है, जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। ठीक है, जो क्वथनांक रहता है जल का यानी वाटर का वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस तक, पर यहाँ पे है 96 डिग्री सेल्सियस, यानी जल्दी उबल गया। तो वायुमंडलीय जो दाब है वो कम है वहां पे, और वो होता है ऊंचाई पर, तो जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है, यानी जो डी ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा थर्ड में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए, फॉइल या पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, पहला यह उष्मा का अच्छा सुचालक है। दूसरा, यह खाद्य सामग्री के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तीसरा, यह बहुत अघात वर्ग है। 4 है, यह लाभकारी मिश्रित धातु बनाता है। तो एल्यूमिनियम का जो सबसे अच्छा गुण है कि ये बहुत अघातवर्दी, यानी इसको इतना पतला या इसका इतने वो किया जा सकता है, घात कर करके तब इसको उपयोग किया जाता है। आपको पता है एल्यूमिनियम फॉइल कितनी बारीक पतली सी पन्नी होती है। ठीक है, तो इसका जो गुण है कि यह बहुत अघातवर्दी है, इसीलिए इसको क्या फॉइल पेपर के रूप में यूज किया जाता है, यानी सी जो ऑप्शन है वो इसमें राइट रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है, जो भूमि के लिए आवश्यक है। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तो ऐसे तो ग्रहण नहीं कर सकते, जो फसलें होती है नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ग्रहण करती है, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलता है। ठीक है, अमोनिया का नाइट्राइट्रो और नाइट्रेटो में परिवर्तन। दूसरा है, मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का अपचयन होकर वायु नाइट्रोजन गैस का विमुक्त होना। तीसरा है, जटिल मृत जैविक पदार्थ का अपघटित होकर अमोनिया में परिवर्तन। 4 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइडों में परिवर्तन। तो ये जो 4 है वो राइट हो जाएगा इसमें, इसी तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन, जिससे पौधा ले लेगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक परिवार कार द्वारा सूरत से मुंबई तक यात्रा करता है। यात्रा के आरंभ में उनके कार के पथ मापी का पाठ्यांक कितना था, 5812 किलोमीटर। यात्रा के अंत में कितना है, 6092 किलोमीटर। यदि इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें 5 घंटे 20 मिनट का समय लगा तो औसत चाल क्या होगी। यानी अब हमें क्या दी हुई है, किस प्रारंभ किया जब उन्होंने यात्रा, तब जो पथ मापी का जो पाठ्यांक था वो कितना था, 5812।
यानी 5812 किलोमीटर। और लास्ट में कितना आया 6092 किलोमीटर। अब जो दूरी है, जो डिस्टेंस उसने तय किया वो कैसे करेंगे, इसको जो लास्ट वाला आया इसमें से फर्स्ट वाला माइनस कर देंगे। 5812 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 280 किलोमीटर आ जाएगा हमारा। इतनी डिस्टेंस उसने तय की है। और कितना टाइम लगा है उसको 5 घंटे 20 मिनट। तो ये तो आवर में दिया हुआ है, जो 20 मिनट है उसको भी आवर में चेंज कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/3 घंटे। तो कितना लास्ट में कितना आ जाएगा 16/3 आवर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 5 में इसको ऐड करेंगे 1/3 को तो 16/3 आवर टाइम आ जाएगा। अब हमें चाल निकालनी है, तो चाल दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस जो उसने तय की 280 किलोमीटर। और जो टाइम लगा उसको वो है 16/3, तो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक है, अब फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 52.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनकी कटिंग करेंगे तो ये आंसर आएगा 52.5 किलोमीटर पर आवर, यानी जो सी ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। दूध या मैग्नीशियम लेना अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है। इस प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। दूधिया अम्ल यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgO की ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। ये किसके लिए काम में लेते हैं, यानी जब हमारे बोलते हैं कि एसिडिटी होगी, अति अम्लता का जो उपचार किया जाता है वो इससे किया जाता है। तो क्या लिया जाता है इसमें, इसके लिए किससे करेंगे, अम्ल ज्यादा हो यानी HCl। ठीक है, अति अम्लता, तो जो फाइनल जो रिएक्शन बनेगी वो क्या आ जाएगी MgCl2 प्लस जल H2O। ठीक है, ये आएगा लास्ट में। तो ये किसका उदाहरण है वो आपको बताना है कि क्या इसमें सिर्फ विस्थापन हुआ है, केवल एकल विस्थापन हुआ है, या द्विव विस्थापन और उदासीकरण अभिक्रिया दोनों का। तो ये इसमें राइट रहेगा। किसने विस्थापन तो किया है कि जैसे Mg के साथ Cl आ गया और H2HOH के साथ जुड़ के जल बना दिया, विस्थापन तो हुआ है और द्विव विस्थापन हुआ और उदासीकरण भी कर दिया, यानी अम्ल ज्यादा था, हमने क्षार का उपयोग किया तो दोनों ने एक दूसरे को जो उनका प्रभाव था वो खत्म कर, यानी उदासीन हो गए दोनों। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है, कथन है आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कारण दिया गया आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनते हैं जहां से प्रकाश की किरण अपसरित होती प्रतीत होती है। और दूसरा कारण क्या दिया, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि कारण और जो कथन दिए गए हैं वो सही है या नहीं। क्या दिया, आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जाए, यानी इसमें क्या होता है, जो सन रेज होती है वो हमें मिलती हुई एक जगह प्रतीत होती है, बल्कि वो मिलती नहीं है। आभासी प्रतिबिंब तब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब जहाँ प्रकाश की किरणें अपसरित होती प्रतीत होती है, ये बात सही है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, और क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सीधे होते हैं, और क्या रहते हैं ये। ठीक है, तो कारण R1 भी ठीक है और R2 भी दिए, और कथन इसका जो कथन है उसके दोनों कारण ये सही दिए गए हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन R1 R2 दोनों सही है, लेकिन R1 एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी सरल लोलक के आवर्त काल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने का क्या प्रभाव होगा, ये आपको बताना है। तो सरल लोलक का जो आवर्त काल है, यानी ऐसे कोई लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, यानी जहां से स्टार्ट हुआ अगर वापस वहीं पे आएगा,
उसमें जो टाइम लगा वो उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। तो और उसकी क्या की कि लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो इसका जो आवर्तकाल रहता है सरल लोलक का, उसका क्या फॉर्मूला रहता है, टी इक्वल टू आएगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रूट में क्या होता है, एल, लंबाई बाय उसका गुरुत्वीय त्वरण जी। अब हमने क्या किया, लंबाई को चौगुना किया, यानी एल, पहले एल मानते हैं, बाद में क्या कर दिया गया, 4L कर दिया गया है। नीचे जी जो पहले था वो ही रहा है, 2 पाई आपको पता है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे कैसा, अब ये 4 है, रूट से बाहर निकल के आएगा तो 2 ले बनेगा, अंदर एल बाई जी जो पहले था वही, और 2 पाई आपको पता है, यानी दुगुना हो गए। उसका जो आवर्तकाल है वो कितना हो गया, पहले अगर टी था तो बाद में 2T हो गया, उसकी लंबाई को चौगुना करने पर तो क्या प्रभाव पड़ा, दोगुना हो जाएगा, यानी जो बी ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए कि इसका आवर्तकाल का क्या फॉर्मूला है, जैसे पहले हमने घनताओं का किया, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला, तो वो सब याद रहेंगे तभी आप इनको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि, यानी जब निषेचन होता है, जब मादा का अंडाणु और नर का जो शुक्राणु है मिलकर जो निषेचन क्रिया करते हैं तो युग्मनज बनता है। तो युग्मनज में अगर नर होगा या मादा होगा ये किससे डिसाइड होता है, आपको पता है, जो नर होता है उसके अंदर 2 गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स और एक वाई, मादा के अंदर दोनों एक्स होते हैं। एक्स का अगर एक्स के साथ होगा तो आपको पता है जो संतति बनेगी वो क्या होगी, मादा संतति होगी। ठीक है, अगर एक्स का क्या हो गया, वाई के साथ निषेचन हो गया तो जो संतति जो युग्मनज बनेगा वो नर प्राणी में विकसित होगा। तो क्या होना चाहिए, शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आएगा, जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है इसमें आएगा शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र होगा, तो ये बात सही होगी, वो जो संतति बनेगी वो नर संतति बनेगी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, हमारी मांसपेशियों में अनाक्षीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है, वो आपको बताना है। हमारी मांसपेशियों में अनाक्षीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है वो आपको बताना है। क्या जल बनता है, एल्कोहल बनता है, ग्लूकोज बनता है, या लैक्टिक अम्ल बनता है। तो क्या बनता है, हमारे लैक्टिक अम्ल बनता है, अनाक्षीय श्वसन जब होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये इसमें जो डी ऑप्शन है वो इसमें राइट रहेगा 14 नंबर क्वेश्चन में हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 15 नंबर, जंग लगने से लोहे की कील के भार पर क्या असर होता है। जंग लगने से यानी लोहे पे जो जंग लग जाता है, जैसे Fe लोहा हो गया, फेरस। ठीक है, ये जैसे वायु के संपर्क में आता है तो क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है जिससे उस पे जंग लग जाता है। उससे क्या होगा, उसके अंदर क्या हो गया, उसका जो भार है वो बढ़ जाएगा जंग लगने से। जंग लगने से क्या होगा, उसका भार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 15 में ये राइट रहेगा। अगर इससे आपकी अभिक्रिया पूछ जाए कि अभिक्रिया क्या होगी, यानी Fe तो आपको पता है लोहा तो है ही, ठीक है, इसके लेंगे हम 4। ठीक है, और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो 3O2, और बनाता क्या है, Fe2O3। ठीक है, ये फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जंग लग, मतलब इस ये जो बन जाएगा तो ये जंग का कारण होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका भार बढ़ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 15 में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है वो आपको बताना है। अगर एक्स की जगह सल्फर है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो आपको देखना है। अगर हम ले मैग्नीशियम कि अगर हम ले एक्स की जगह मैग्नीशियम तो किसके साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, Mg किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, O
2 के साथ में क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड रहेगा उसका जो विलयन है वो क्या होता है, इसको आपको पता है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, वो किसका जलीय विलयन ही तो होता है, MgO। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका जो जलीय विलयन हम बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, MgOH की ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अति अम्लता को दूर करने में हम यूज करते हैं। तो ये सही बात है, लाल लिटमस को नीला क्या करता है, क्षार करता है। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, हमारा मैग्नीशियम आ जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो दिव्य विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। यानी उस जो जीव है उसके जो दूसरा जीव बनाएगा वो कैसे बनाएगा, विखंडन, यानी एक पहले था, ये धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बीच में से ऐसे टूट जाएगा, दो में बन जाएगा एक, यानी एक से क्या बन गए, दो बन गए। तो दिव्य विखंडन द्वारा जो प्रजनन करता है वो हमें बताना है। पहला समूह दिया हाइड्रा और कोकरूस, दूसरा दिया यीस्ट और अमीबा, तीसरा दिया अमीबा और पैरामीशियम, तीसरा दिया हाइड्रा और यीस्ट। तो आपको पता है अमीबा वो तो आएगा, यानी जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है इन्हीं में से आएगा, पर यीस्ट ना होके क्या आएगा, इसकी जगह आएगा पैरामीशियम। ठीक है, यानी जो सी ऑप्शन है वो इसमें राइट रहेगा। ये दिव्य विखंडन का एक जीव है टूटकर दो में बन जाएगा और अपने जैसे एक नया जीव बना लिया, इस प्रकार इनकी जो प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। पहला दिया सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं। ठीक है, दूसरा है सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसमें आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो पदार्थ के भौतिक गुण है सिर्फ वो चेंज होते हैं। ठीक है, पदार्थ का रंग चेंज हो जाएगा, पहले वो मुलायम था तो कठोर हो जाएगा, यानी वो सिर्फ चेंज होगा भौतिक परिवर्तन में। और ये क्या होता है, भौतिक जो परिवर्तन होता है, जैसे पानी से बर्फ बनती है, बर्फ फिर वापस से पानी बन जाता है, आपको पता है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब क्या है, जो अधिकांश भौतिक परिवर्तन है वो बदल जाते हैं, यानी वापस से उनसे जो पहले था वो वापस बनाया जा सकता है, पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं, मतलब अपने वापस जो प्रारंभिक रूप था उसमें नहीं आ सकते। जैसे हम लेते हैं लकड़ी का बुरादा है, ठीक है, पहले लकड़ी है फिर उसका बुरादा बना दिया, गुण तो वही है, वो लकड़ी है वो, ठीक है, जैसा था उसमें वही रहेगा। पर क्या इसमें क्या हुआ, जो बुरादा है उसे दोबारा लकड़ी तो नहीं बना सकते हम। ठीक है, तो सभी जो भौतिक परिवर्तन है वो प्रतिवर्ती होते हैं। ये बात आपको क्या सही लग रही है, सभी ना आकर इसमें ऐसे होता भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, तो बात ठीक है। दूसरा है सभी रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन आपको बताया, एक से दूसरा बन गया तो वापस से उसको चेंज नहीं किया, जैसे दूध से दही बनता है, दही को क्या वापस दूध बना सकते हैं, नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा इसमें सही आएगा 18 में, इसमें रहेगा हमारा जो कौन सा, कि ओनली जो बी है वो इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ए और बी दोनों भी हो सकते हैं, पर बी ज्यादा सही है, तो आप देख लीजिएगा इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन में है, किसी पिन छिद्र कैमरा द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इस तथ्य की निम्न में से प्रकाश के किस गुणधर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है। ठीक है, पहला क्या दिया, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। दूसरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर प्रकाश अपवर्तित रहता है, यानी अपवर्तित तो नहीं रहता, चेंज होता है। ठीक है, तीसरा है प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बना होता है, ये बात भी ठीक है। चार है प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। तो कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है जो इसमें सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा वो आपको देखना है इसमें, जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो पिन होल कैमरा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, इस सिद्धांत पर वो कार्य करता है। इससे जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वस्तु का क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, और क्या रहता है,
वास्तविक होता है, जैसा था वैसा ही बनेगा, पर उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो कौन से गुणधर्म द्वारा? कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दुगना कर दिया जाए, यानी तार की लंबाई को भी दुगना किया गया और अनुप्रस्थ जो परिच्छेद है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल बोला जाता है, वो भी दुगना किया गया, तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो R इक्वल टू क्या होता है? R यानी R जो इक्वल टू ना होके क्या होता है? समानुपाती। कि जो लंबाई है उसके तो समानुपाती होता है, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो फाइनल फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस यानी R इक्वल टू एल, जो क्या आएगा? L बाई ए। यहाँ पे एक अगर हम कांस्टेंट लगा लेते हैं रो, जिसे ठीक है रो लगा ले, यानी तो क्या आ जाएगा? R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला बनता है। तो अब L को भी दुगुना किया गया है और जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी दुगुना किया गया है, यानी 2L ऊपर आ गया, नीचे 2A आ गया, यानी इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया। अगर इन दोनों में से एक को अगर हम दुगुना करते या तो इसको दुगुना करते, तो जो रेजिस्टेंस है वो दुगुना हो जाता। अगर इसको जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसको दुगुना करते तो ये क्या होता? आधा हो जाता, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पर दोनों को किया गया तो इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, तो जो प्रतिरोध पहले था वो ही रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? जो डी ऑप्शन है वो राइट रहेगा, कि प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? 21। सुश्री उपासना छात्रों को यह समझाना चाहती है, हवा हमारे चारों ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पाठ उद्देश्य के साथ सबसे अधिक जुड़ी हुई है वो आपको बताना है। यानी क्या समझाना चाह रही है? हवा हमारे चारों ओर है, कि हमारे चारों ओर, हमें चारों ओर से किसने घेर रखा है? हवा ने घेर रखा है। इसको समझाने के लिए कौन सी गतिविधि सही रहेगी वो आपको बतानी है। एक सुई का उपयोग करके हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालना, ठीक है। दूसरा, एक हवादार कमरे में माचिस की तिल्ली जलाना। तीसरे, पिछले 3 महीनों में हमारे आसपास की हवा की गुणवत्ता विश्लेषण करना। चार, वाष्पीकरण और संघनन की व्याख्या करते हुए अनुक्रम लेखा चित्र बताना। इसमें जो सही, सबसे स्पष्ट और सही होगा वो होगा कि एक सुई का उपयोग करके हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकाल। गुब्बारे में हवा डालते हैं, आपको पता है, जैसे ही उसकी हवा निकाले आपको पता चलेगा कि हवा निकली, वो हमारे चारों ओर फैल गई। तो क्या है कि एक सुई का उपयोग करके हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 21 में वो इसमें राइट रहेगा। 22 क्या दिया हुआ है? 22 नंबर क्वेश्चन है, आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए, अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल करी, यानी 7 तक उन्होंने जो सीखा उनको सब अच्छे से आता है, तो निम्नलिखित में से क्या जो समतय रूप से वर्णन नहीं कर पाएंगे, यानी क्या उनको पता है? नीचे जो 4 हमें रीजन दिए गए उनमें से एक ऐसा होगा जो उनको नहीं पता है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो पहला क्या दिया? बिजली से चलने वाली घंटी की कार्यपद्धति। दूसरा, कंपास की सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव। तीसरा, रासायनिक परिवर्तित प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका। चार है, थर्मस फ्लास्क में उष्मा रोधी की भूमिका। इनमें से कौन सा उनको पता है, कौन सा नहीं, वो आपको देख, यानी उनको क्या पता होगा? बिजली से चलने वाली घंटे की कार्यपद्धति पता होगा, कंपास वाला भी पता होगा, थर्मस फ्लास्क वाला भी। पर जो रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका, ये एक प्रयोग हो गया जो केमिकल चेंज है, ठीक है, ये उनको आपको करवाना पड़ेगा। इसके जो है वो सिद्धांत, इसमें उन्होंने निपुणता हासिल अभी तक नहीं की है, जो सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। 23 क्या दिया है? सुश्री अंजलि, सुश्री अंजलि छात्रों को जल चक्कर
का परिचय देना के लिए यानी परिचय देना चाहती है कि छात्र पहले घर पर एक प्रक्रिया करे और फिर अवधारणा और क्रिया के बीच संबंध को समझे। इस प्रकार से वो जल चक्र को समझाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त है वो आपको देखना है। पानी से भरे बर्तनों को कुछ घंटे के लिए धूप में रख दे और फिर उन पर गौर करें कि क्या होगा। ठीक है। दूसरा है उबलते पानी से निकलती भाप को एक थाली पर बर्फ का डला रखकर इकट्ठा करें। तीसरा है पानी को उबालना, ठंडे करने के बाद फिल्टर में से उसे डालना, नियमित रूप से फिल्टर का पानी पीना और फिर पानी उबालना और फिर फिल्टर भरना। ठीक है। सुबह नंगे पांव बगीचे में टहलना और उसको पांव से महसूस करना। इसमें जो दिया है कि उबलते पानी से निकलती यानी जो जल चक्कर समझाना चाहती है वो ये सही रहेगा कि पहले सबसे पहले पानी उबाले। ठीक है। पानी उबला, भाप बनी। भाप को कैसे इकट्ठा करेंगे कि वापस पानी बने? एक जो क्या लेंगे हम थाली पर बर्फ का डला रखेंगे तो उसके टच में जैसे ही आएगी भाप ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके वापस पानी बन जाएगी। तो ये जल चक्कर समझाने का सबसे उपयुक्त तरीका रहेगा। तो बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 24 क्या दिया हुआ है? 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खुले सिरे वाले पर्सन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी जो नीचे पर्सन दिए गए उनमें से कौन सा पर्सन ऐसा है जो खुले सिरे वाला है जिसका अंत ना है? क्या आपको लगता है कि नीम के पेड़ की जड़ें खाने योग्य होती है? दूसरा है अंकुरित बीज की विशेषताएं क्या होती है? तीसरा एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों है। चार है दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन सा जानवरों से प्राप्त होता है? तो कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है जिसका आप इतना मतलब अच्छा वर्णन कर सकते हो जिसका कोई अंत नहीं है? अंकुरित बीज की विशेषताएं क्या होती है? जो बी ऑप्शन है वो इसमें राइट रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की अवधारणा को पढ़ाते समय श्री अश्विन चाहते हैं कि उनके छात्र निगमनात्मक तर्क विकसित करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या करना चाहते हैं? कोशिकाओं की अवधारणा समझा रहे हैं तो क्या चाहता है जो टीचर है वो निगमनात्मक तर्क करे। यानी पहले उदाहरण प्रस्तुत करो फिर नियम की तरफ जाओ कि इसमें उन्होंने क्या किया, कैसे किया। ठीक है, ऐसा करना। छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे विभिन्न पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का निरीक्षण करने और प्रत्येक प्रकार की विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए कहना। दूसरा है छात्रों को पशुओं और पौधों की कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में समझाना और फिर उन्हें किसी दी गई कोशिका को पशु या पौधे की कोशिका के रूप में पहचानने के लिए कहना। तीसरा क्या है? छात्रों से पौधे की और पशुओं की कोशिकाओं की विशेषताओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहना। चार है विभिन्न प्रकार की पशु कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाना और छात्रों से पशु कोशिकाओं की विशेषताओं को सूचीबद्ध करने के लिए कहना। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सबसे सही है कि पहले उनको कुछ समझाएंगे, उदाहरण देंगे तभी तो होगा। क्या करेंगे? छात्रों को पशुओं और पौधों की कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में समझाना। फिर उन्हें क्या करना है कि उन जो समझाया, जो विशेषताएं बताई है उनके आधार पर उनको छांटना है कि ये पशु की है या पौधे की कोशिका है, पहचान। तो ये जो तरीका है वो सबसे अच्छा रहेगा निम्नात्मक तरक के लिए। 25 में बी ऑप्शन राइट। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, घूर्णन गति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त निर्देशात्मक साधन होगा? घूर्णन गति की अवधारणा, घूर्णन गति जो घूर्णन करेगी जैसे हमारी पृथ्वी कर रही है। ठीक है। ब्लेड्स ऑफ ए पेन, पंखे की ब्लेड, दरवाजे का मुंह। तीसरा है रस्सी चरखी प्रणाली। चार है खिलौना गाड़ी। तो कौन सा आपको लग रहा है जो सही रहेगा? इस जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसमें घूर्णन गति समझाने के लिए कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा रहेगा? घूर्णन गति क्या होगी कि कोई मतलब ऐसे कोई निश्चित जगह
उसके चारों ओर गति करना। और ये जो पथ है वो वृत्तीय होना चाहिए, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो, यानी इसके जो पथ है इस पे किसी कोई अगर कण है तो उसकी जो निश्चित हमने बिंदु लिए है उसके सापेक्ष जो दूरी है वो समान रहे, वही घूर्णन गति है। तो ऐसा कहाँ होगा? ऐसा आपको पता है पंखे के अंदर होता है, जो ब्लेड है वो निश्चित इस बिंदु के चारों ओर ही तो गति कर रही है। ऐसा सबसे अच्छा उदाहरण हो गया फर्स्ट ऑप्शन, पंखे की ब्लेड। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? पहला, बोर्ड पर रखी विभिन्न गोटियों पर कैरम स्ट्राइकर के बल का प्रभाव। दूसरा, नायलॉन की रस्सी को दो विपरीत दिशाओं के असमान बल के प्रयोग से खींचने का प्रभाव। तीसरा है आवेशित गुब्बारे तथा आवेशित रिफिल को आपस में रगड़ने का प्रभाव। चार है किसी पात्र के तल पर दाब में परिवर्तन जब पानी की मात्रा उसमें बदली जाती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा? 27 में हमारा इसमें आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जो बोर्ड पर रखी विभिन्न गोटिकाओं पर कैरम स्ट्राइक के बल का जो प्रभाव है वो किससे, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। सिमुलेशन ये क्या होगा, इसमें क्या रहता है, जो उपयोगकर्ता का है उसने ऑपरेशन को वास्तव में क्या करेगा, वो होता नहीं है, बस वो करके दिखाएगा उस चीज को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 28 क्या दिया, हुक। ये वह गतिविधि होती है जो विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। हृदय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सौम्या के लिए उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी? हुक क्या गतिविधि होती है कि वर्तमान ज्ञान ज्ञान का जो उपयोग है वो उससे किस लिए उपयोग करें, ताकि बच्चे का उस चीज में इंटरेस्ट पैदा हो, ऐसा उस गतिविधि को हुक गतिविधि बोलते हैं। तो कौन सी गतिविधि सही रहेगी? छात्रों से आरेख को देखते हुए हृदय का विस्तार से चित्र बनाने के लिए कहें और बचपन में उनके द्वारा बनाए गए साधारण हृदय आरेख के साथ उसकी तुलना करें। दूसरा, छात्रों से पूछे कि वे पहले हृदय के बारे में जानने में अधिक रुचि लेंगे या पहले गुर्दे के बारे में जानना चाहेंगे। तीसरा है, मॉनिटर पर हृदय की गति के साथ एक चलचित्र दिखाएं और पूछे कि सीधी रेखा क्या दिखा। चार है, छात्रों को मत देने के लिए कहें कि दिए गए चार अंगों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, और कुछ छात्रों से यह समझाने के लिए कहें कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको नहीं, जो चार है कि छात्रों को कहे कि आप चारों अंगों में से कौन से सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों मानते हैं, अपना जो रीजन है उसको स्पष्ट करें। यानी इससे क्या होगा, बच्चा उसको मतलब अपने जो विचार है वो व्यक्त करेगा, तो टीचर को पता चलेगा कि क्या पता है उन बच्चों को और क्या नहीं। यानी जो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जो 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें रहेगा हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, श्री रेनिल ने अपने छात्रों से एरोबिक और एनोरोबिक श्वसन विषय पर शोध करने और संक्षिप्त लेख तैयार करने के लिए कहा। यदि अपने पाठ में कहीं वह इन जमा किए गए असाइनमेंट को सीखते और मूल्यांकन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, यानी पहले उन्होंने क्या सीखा है उसका वो उपयोग बाद में करते हैं, तो उनके लिए पूछने के लिए सबसे प्रासंगिक पर्सन क्या होगा, यानी किससे वो शुरू करे। ठीक है, तो पहले आपने कैसे निर्णय लिया कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के लिए पहलुओं को आप अपने लेख में सम्मिलित करेंगे। दूसरा है वायवीय और अवायवीय श्वसन, यानी एरोबिक और एनोरेबिक श्वसन क्या होता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप शोध के किन स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति या कमी विभिन्न जीवों में श्वसन की परिघटना को कैसे परिभाषित करती है। चार, आप क्या सोचते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों प्रकृति में महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा, जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है इसमें रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आपने कैसे निर्णय लिया कि ये वायवीय श्वसन है या अवायवीय श्वसन है, कुछ पहलू आप अपने लेख में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 29 में। और आज का जो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ऐसे वीडियो आपको पता है हर रोज आपको मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।